तो चलिए शुरू करते हैं हर्षित। Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग Thank you ऑल so much, इंडिया sir. रैंक 23। क्या बात है Yes, यार। sir. मैंने आपकी मार्कशीट देखी और मार्कशीट में तो आपने 70, 77, 97, 64, 72, 76, 53 एंड 69 कुल मिलाकर 8 पेपर में 7 में एग्जाम्शन। Yes, sir. तो आपने ऐसा क्या खा के पढ़ाई करी थी कि इतने अच्छे नंबर लेकर आए आप? ऐसा क्या खाया आपने? सर बस यही सोचा था कि सारा कुछ ही करके जाना है, कुछ छोड़ के नहीं जाना। अच्छा, अपनी कसर नहीं छोड़नी बिल्कुल भी। Yes, sir. और जब ये रैंक आई, आपको पता पड़ा कि भाई रैंक आ गई है, तो क्या Yes, मतलब sir. क्या मूवमेंट था वो? मतलब कैसी फीलिंग्स या कैसा फील किया आपने उस टाइम पर? Yes, sir. अब वो मोमेंट तो मैं डिस्क्राइब तो कर नहीं सकता, इतना जरूर कह सकता हूँ मैं उस टाइम कूद रहा था किसी को। खुशी के हमारे कूद रहे थे। और यस सर, इधर उधर बता रहा था अपना रिजल्ट की रैंक आया और सब बहुत खुश थे। बहुत खुश। तो आपने जब पढ़ाई की थी तो आपने रैंक के लिए पढ़ाई की थी? यस सर, मेरा एम तो रैंक था कि ओके। अब स्टार्टिंग से अच्छा चलते आ रहे हैं तो इस बार और अच्छा करना है। अच्छा, और आपने क्योंकि करी? मेरा हाँ, हाँ बोलिए। यस सर, एम रैंक का ही था मेरा। यस सर। इसका मतलब है कि फिर आपका फाइनल में भी रैंक जो एम है वो रैंक का ही होगा। यस टॉप सर, 5। फाइनल में सिंगल डिजिट का एम है। हाँ, टॉप 5, टॉप 10। यस सर। तो यार इस इंटरव्यू के अंदर ना मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, जो टेक्निक्स आपने यस। इम्प्लीमेंट की हैं इतने अच्छे नंबर लाने के अंदर। अच्छा, पहला सवाल तो मेरा ओके यार यही है, बेसिक सवाल से, कि आपने मतलब इतने अच्छे नंबर आप लेकर आए हो, रैंक लेकर आए हो आप, तो क्या आप पूरे दिन पढ़ाई करते रहते थे? मतलब कोई मूवी, वेब सीरीज, कहीं एंजॉय करना, घूमना फिरना, सब त्याग रखा था? सर, आप अगर मम्मी पापा से पूछोगे तो उनके हिसाब से तो पढ़ाई की ही नहीं। की ही नहीं? क्या हाँ जी। बात है यार। हमेशा डांट ही सुनने को मिलती थी कि आप पढ़ लो आप पढ़ लो। हम्म, हाँ, दिन में 6-7 घंटे पढ़ लेता था। एक टाइम पे मैं 2 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं पाता था, पर ये जरूर था कि जब भी बैठता था तो कंसंट्रेशन में जल्दी ले आता था अपना। ओके। तो इन 10-15 मिनट्स में मेरा ध्यान पढ़ाई में हो जाता था। तो जब भी टाइम मिला पढ़ लिया, पर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं कि ज्यादा सैक्रिफाइस किया। हाँ, पर दिमाग में हमेशा रखा कि जब भी टाइम मिले तो उसमें पढ़ाई करनी। मतलब आपने सिर्फ 6-7 घंटे पढ़कर कंसंट्रेशन के साथ और रैंक यस। लाके आपने कहा, तो मतलब प्रूफ कर दिया आपने कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कंसंट्रेशन से 5-6 घंटे 7 घंटे पढ़ा जाए तो अच्छे नंबर आके रैंक भी आ सकती है, पास हो सकते हैं आराम से। यस सर, क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी क्वांटिटी में इतनी मैटर करती बिल्कुल। जो एक मिथ है कि यार सीए कर रहे हो 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। है। तो एग्जाम टाइम में होता है ऐसा, पर प्रिपरेशन रेगुलर वाइज देखें तो पूरे साल इतना नहीं पढ़ना पड़ता। लास्ट के 2-3 महीने करना पड़ता है बस वो। यस यस, तब तो फुल फ्लेजेड आपको ध्यान देना होता तब तो बिल्कुल सोना है और बस पढ़ना है, दो ही काम है, सोना पढ़ना, सोना पढ़ना। और है। हाँ जी। आखिरी एग्जाम दे के आने के बाद जो फीलिंग आती है ना कि अरे भाई हो गया, एग्जाम हाँ दे लिए, जी। काम खत्म, पेपर रखो साइड में और एंजॉय करो थोड़ा सा। हाँ जी। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप अपनी जर्नी बताइए कि आपका स्ट्रगल कितना रहा और आपने कैसे प्रिपरेशन करी, आप कैसे फाउंडेशन के रूट से आए या ग्रेजुएशन के रूट से आए, और कैसे आपने पूरी पढ़ाई करी, क्या एक ओवरऑल सिनेरियो रहा और कितना स्ट्रगल आपने किया इसके अंदर, कितनी मेहनत यस की सर, आपने? तो सीए के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था आई थिंक जून 2020। मैंने जून? तब फाउंडेशन की प्रिपरेशन की थी। ओके, जून। दिसंबर 20 में अटेम्प्ट किया था मैंने। हम्म, तो उसके बाद रिजल्ट आ गया था फरवरी में, वो भी अच्छा रहा था रिजल्ट। मेरिट लिस्ट निकली नहीं थी कोरोना की वजह से, बट वो भी रैंक वाला नहीं था। रैंक वाले साथ बता आपने? तो हाँ जी, तो फिर रैंक आई, कैलकुलेट किया तो रैंक बन गई थी, तो और जुनून बढ़ गया कि आप रैंक फ्यूचर में ला, और अच्छा करना है। सही है। तो रैंक लाने का यही फायदा होता है कि आपके अंदर मोटिवेशन और बढ़ती रहती है कि और अच्छा करना और अच्छा करना। हम्म, इंटर में स्टार्टिंग में मैंने 2 सब्जेक्ट्स पकड़े, प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी का और एक एडवांस अकाउंट, मैंने दोनों ले लिए थे। उसमें स्टार्ट किया, साथ में ईआई सेशन भी ले लिया था मैंने। उसके साथ स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट 3 मंथ अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद बीच में पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था
कि क्या मैं ढंग से पढ़ रहा हूँ या मैंने सही पाथ पकड़ा है या नहीं। मतलब बट फिर 3 महीने अच्छे से पढ़ाई करने के बाद आपको ऐसा लगा? हाँ जी, कि एक्सर्शन हो जाती है बच्चों में। अच्छा। जैसे आपने कहा कि 12-12 घंटे पढ़ के, तो वही था आपका मेरा फर्स्ट 3 मंथ। पर उससे एक्सर्शन थोड़ी ज़्यादा हो गई कि मैं अपने आप को क्वेश्चन करने लग गया। ओके। बट फिर पेरेंट्स से मैंने बात की, अपने फैमिली में जो सीए फ्रेंड्स हैं उनसे बात की, तो उनसे मुझे फिर एक और गाइडेंस मिली कि नहीं यार, सीए करनी है और अच्छे से करनी है। तो फिर उसके बाद प्लान वे में मैंने किया। मैंने अपना टाइम रिड्यूस किया स्टडी का, पर इतना टाइम जरूरत था कि मुझे चैलेंजिंग लगे पर एग्जर्ट ना करे। ओके। और उस हिसाब से ही मैं फिर पढ़ता गया। 2 सब्जेक्ट खत्म हुए, 4 खत्म हुए। उसके बाद पहले 2 की रिवीजन की, फिर नेक्स्ट 4 पकड़े। ऐसे करते करते मेरा सिलेबस खत्म हो गया था आई थिंक जनवरी अच्छा, 21। जनवरी 21 में खत्म करे सिलेबस? जनवरी 22। यस सर। तो यानी कि आपने उसके बाद 4-5 महीने पहले खत्म कर लिया सिलेबस लगभग, 4 महीने मान लो यस मोटा मोटा। उसके बाद रिविजन पे ध्यान दिया, मॉक टेस्ट पे भी ध्यान दिया। जैसे आपने कहा था राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। पेपर में कुछ पता नहीं होता कि कितना लंबा क्वेश्चन आ जाए, कब पूछ जाए। तो पेपर राइटिंग की मैंने 3 पेपर्स तो मैंने हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट के दिए ही थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 मार्क्स अटेम्प्ट हुआ। फिर लगा कि अब पेपर के बीच में क्वेश्चन के बीच का टाइम कम करना है, एक क्वेश्चन खत्म होती नेक्स्ट पे जाना है। तो ऐसे करते करते 70 अटेम्प्ट हुआ, फिर 85 तक अटेम्प्ट हुआ, फिर लास्ट में जाके फर्स्ट पेपर में 100 मार्क्स का अटेम्प्ट होने लग गया। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं पेपर सही तरीके से दे रहा हूँ। फिर से आपकी जो शॉर्ट पॉकेट रिविजन बुक थी उसको मैंने 5-6 बार पढ़ लिया। 5-6 बार पूरा कॉस्टिंग सिलेबस मैंने एक साथ ही अपने दिमाग में बैठा लिया, सारे सब्जेक्ट के साथ। रिवीजन, कांस्टेंट रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आपने लगभग कितनी रिवीजन की हर सब्जेक्ट के? हर सब्जेक्ट की सर मिनिमम 3 टाइम। मिनिमम 3 टाइम्स। और यस जब भी सर। रिवीजन किया आपने, मतलब पूरा मन भर गया कि हाँ भाई मजा आ गया, रिवीजन मेरा कंप्लीट हो गया, यस मतलब मन को एक संतुष्टि मिली कि हाँ भाई यस सर। रिवीजन मैंने पूरा कर लिया अपना। ये और आपको लगता है उस पॉकेट रिवीजन बुक से बहुत बेनिफिट हुआ, वो 5-6 बार कर डाली आपने? यस सर, पर बहुत अच्छा था वो। और जैसे अगर आप नॉर्मली रिवीजन 1 दिन या 2 दिन में खत्म करते हो, उस बुक को पढ़ के आपकी रिवीजन 3-4 घंटे में खत्म हो जाती है एट मैक्स, अगर आप उस बुक को ध्यान से पढ़ लो। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो तो एग्जाम सेंटर के बाहर अपने साथ वो बुक लेके गया था। अच्छा। 15 मिनट में मैंने वो बुक का पूरा रीड कर लिया अच्छे से। सही है। आपका एबीसी एनालिसिस का भी वो बहुत फायदेमंद है। एबीसी एनालिसिस, हाँ। तो आपने शुरू शुरू में पढ़ाई करी 10 से 12 घंटे 3 महीने, फिर आपने यस करी 6 से 7 घंटे बाकी यस टाइम पर, और आखिरी में कितनी पढ़ाई करी आपने रिवीजन टाइम पर, आखिरी के 4 महीने? सर रिवीजन टाइम पर 8-9 आवर्स, 8 मतलब 9 थोड़ा आवर्स पंप अप कर दिया था स्टडी, ओके। पर उस एक्सर्शन वाले लेवल तक नहीं नहीं गया। लिखे गए, 8-9 घंटे पे लिमिट रखा आपने उसको। हाँ और जी। आपने इसमें ब्रेक भी लिए बीच में, संडे या 10 दिन में एक दिन का ब्रेक, कोई ऐसा ब्रेक भी लिया या यस फिर सर, होता था। कंटिन्यूस होता था? होता था जैसे एक वीक स्टडी कर ली तो थक जाता है बंदा, तो फिर 2 डेज तो बिल्कुल ऑफ, बिल्कुल ऑफ। कंप्लीटली फैमिली टाइम स्पेंड। ऐसा भी नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे या जैसे फोन या लैपटॉप पे लग गए, वो भी साइड कर दिया, बस फैमिली टाइम स्पेंड किया, थोड़ा बाहर घूमा है 2 दिन, बस। उसके बाद वापस से एनर्जी आ जाती है कि आप नेक्स्ट 1 वीक या 10 डेज निकाल लेते हो। निकाल लेते। तो आपने मतलब अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए बाहर 2 दिन की आउटिंग रखी एक तरीके से, कि थोड़ा सा अपन यस बाहर चलेगा तो थोड़ा माइंड रिफ्रेश होगा और बॉडी में फिर से एनर्जी आ जाएगी। यस। तो आपने जब पढ़ाई कोचिंग करी जब आपने, तो आपने उस टाइम पर सेम डे में सिंगल सब्जेक्ट किया या डबल सब्जेक्ट या ट्रिपल? सर 2 सब्जेक्ट थे, एक थ्योरी प्रैक्टिकल, दोनों की 2-2 क्लासेस थी। अच्छा, एक दिन में 2-2 क्लासेस? प्रेपरेशन टाइम, यस सर, प्रेपरेशन टाइम पे पर डे 4 क्लासेस थी, 8 आवर्स, वही 7 आवर्स 8 आवर्स। मैं 7 थोड़ा to 8। फास्ट देखता था जो अच्छा। कंफर्टेबल स्पीड पे, तो उससे हो जाता। ओके। तो मतलब एक दिन में आप एक सब्जेक्ट के 2 लेक्चर कर रहे थे, कहने का मतलब 4 लेक्चर्स पर 4 डे, लेक्चर 2 टोटल। सब्जेक्ट। सही है यार। और आपने जो थ्योरी होता है, जैसे कॉस्टिंग में भी थ्योरी है, अकाउंट्स में यस सर। थ्योरी है, जो थ्योरी वाले पेपर हैं इनके संग कैसे डील किया आपने? क्योंकि इनको रिवाइज तो आपने समझ लिया, बट आपने रिवाइज नहीं किया तो ये भूल जाते स्टूडेंट कि यार मैटर ही खराब होगा माइंड से। तो इसके लिए जो बाकी फैकल्टी ने यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे, और वो मैराथन देखी, आपकी भी मैराथन देखी, थ्योरी मतलब मैंने मैराथन सारी 2 to 3 टाइम्स की देखी है मैराथन। ओके। साथ में मटेरियल रख लिया,
मैराथन को मटेरियल से मैच किया, अच्छे से बैठा दिया दिमाग में, तो फिर उससे बहुत बेनिफिट रहा। बहुत बेनिफिट रहा। और आपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया? क्योंकि एग्जाम टाइम मेन प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस की। इंसान पढ़ता है, उसे लगता है यार कोर्स छूट जाएगा, एग्जाम में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 100 बातें उसके मन में आती हैं, और कई बार डिमोटिवेट भी हो जाता है कि यार अगले टाइम दूं क्या, छोड़ दूं साले हो क्या, या एक ग्रुप दूं क्या। तो ये चीजें आपने कैसे मैनेज की, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा इनके अंदर? तो स्ट्रेस का मेरे हिसाब से बिल्कुल इनवर्स प्रोपोर्शन होता है आपकी प्रिपरेशन से। सारा कुछ आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको स्ट्रेस होने का चांस ही नहीं है। जैसे मेरे साथ 11th-12th में भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे साथ ये होता था कि आज एग्जाम में से मुझे कौन सा क्वेश्चन अटका सकता है। मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि पेपर अच्छा होगा या बुरा होगा। मेरे दिमाग में हमेशा ही आता था, देखते हैं आज पेपर में भी चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं या नहीं, बाकी सारे तो मैं कर दूंगा। तो ये अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। मतलब जितनी ज्यादा मेहनत करोगे स्ट्रेस होना कम होता जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। बड़ी मोटिवेटिंग से लाइन है यार ये। क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट करता है क्या, वो थोड़ा सा पढ़ता है, उसको लग फिर वो पूरा देखता है, मतलब पूरा 3 महीने बाकी है, 8 सब्जेक्टें होंगे नहीं होंगे, मतलब वो इसी में फंस जाता है, होंगे नहीं होंगे। आज का प्लान अचीव किया कि नहीं किया, उस पर फोकस नहीं करता, वो 3 महीने पे करता है पूरा फोकस, तो वो गड़बड़ वाला काम हो जाता है। और कोई स्पेशल टेक्निक आपने जो फॉलो की हो, आपके हिसाब से आपको लगता है ये टेक्निक कोई फॉलो करता है स्टूडेंट कोई भी, तो उसको बहुत बेनिफिट होगा इससे? तो आपने बताया था वो 1 to 4 7 टेक्निक। 1 to 4 7 टेक्निक। हाँ जी, उस फिर मैंने आपकी सारी क्लासेस ली थी और रिविजन भी की थी। आपकी क्लास में थोड़ी लास्ट में ली, इसलिए मैं ऐसा सिर्फ 3 या 4 सब्जेक्ट्स नहीं कर पाया, वरना ये टेक्निक में सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई करता। इससे कांस्टेंट रिवीजन भी रहती है, आपका रिवीजन का टाइम भी रिड्यूस होता रहता है, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी हर बार फ्रेशन अप हो जाती है, और सही टाइम पे रिवाइज हो जाता है, वरना भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और माइंड में एक बर्डन आता है कि यार उसे पढ़े 3 महीने हो गए या उसे पढ़े 2 महीने हो गए, तो माइंड अब पहले से मना कर देगा कि नहीं नहीं मुझे याद नहीं है, क्योंकि माइंड बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो उसे बार बार याद दिलाता रहो कि हाँ नहीं अभी तो पढ़ा मैंने 2 हफ्ते पहले, तो उसे बोलेगा हाँ मुझे याद है मुझे याद है। तो ये माइंड का कुछ है कनेक्शन। अच्छा, क्लास में करवाई थी कुछ टेक्निक्स कॉस्टिंग के अंदर, जैसे डीसीपी अप्रोच, डेड लाइट अप्रोच, 8 बॉक्स अप्रोच, सास बहू अप्रोच, तो इनमें कुछ बेनिफिट हुआ एग्जाम के अंदर या नहीं हुआ? सर बहुत बेनिफिट हुए। अब कॉलेज में भी मैं अपने साथ के फ्रेंड से डिस्कस करता था, वो भी ये कहते थे ये सब तूने कहाँ से पढ़ लिया। पर मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैं सारे क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेता था, बिना किसी टेंशन के, ना ज्यादा फॉर्मूले याद रखने। 8 बॉक्स अप्रोच में वेरिएंस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फॉर्मूले, बहुत फॉर्मूले, और उन 8 बॉक्स में सारा काम कर दिया, सारा काम कर दिया। और जो वो अप्रोच थी एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, वो सारे रेशियोज बहुत आराम से याद रहे। रिकंसिलिएशन की डीसी पे अप्रोच है। हाँ जी। क्योंकि एग्जाम हॉल में टाइम लगाने का, टाइम बचाने का, तो वहाँ अप्रोच को डालो, आंसर निकालो और बस आगे बढ़ते चलो भाई। तभी तो कॉस्टिंग में 97 मार्क्स आए हैं आपके। 3 नंबर भी बस पता नहीं यार भाई, देखो आपने मेहनत भी इसमें बहुत की है, वो 3 नंबर पता नहीं कैसे कट गए आप या कहाँ काट लिए, मतलब एग्जामिनर ने, मतलब 97 अहमियत रखता है, मतलब सी इंटर लेवल पर 97 मार्क्स कॉस्टिंग में लेके आना। कॉस्टिंग बहुत डिफिकल्ट पेपर माना जाता है इंटर में भी और फाइनल के अंदर भी, उसमें 97 लेके आना बड़ी बात है। और आपके हिसाब से मान लो जो स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं फ्यूचर गाइडेंस के लिए, जो फाउंडेशन पास करेंगे, अब वो आगे इंटर की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपके हिसाब से उन्हें क्या रूट फॉलो करना चाहिए भाई? कोचिंग करें तो कैसे करें, पहले कहाँ से कौन सी कोचिंग करें, उसके बाद कैसे पढ़ाई को प्लान करें पूरे का पूरा, और रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी रखें? एक ओवरऑल गाइडेंस उनको दे दीजिए आप अपने हिसाब से। सर इसमें मेरे हिसाब से स्मार्ट वर्क होता है, पर हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड वर्क ज्यादातर प्रोपोर्शन रखता है की स्टडी को, ज्यादातर चीजें शॉर्टकट से नहीं हो सकती, आपको उसको टाइम देना होता है। तो इसीलिए आपको, अगर आप सब्जेक्ट वाइज पूछे तो स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में वो सब्जेक्ट लेने चाहिए जिनमें अमेंडमेंट कम आती है। कॉस्टिंग वैसा सब्जेक्ट हो गया, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ऐसे थोड़ी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गए 2-3, वो सब्जेक्ट पहले लेने चाहिए। उसके बाद आपको अमेंडमेंट वाले सब्जेक्ट लेने चाहिए, जैसे टैक्सेशन हो गया, अकाउंट्स हो गया, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अमेंडमेंट आते हैं, वो बाद में करने चाहिए, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि एग्जाम टाइम से पहले मैं कुछ छोड़ के तो नहीं जा रहा अमेंडमेंट के चक्कर में। बिल्कुल। तो ये कॉन्फिडेंस आपको रहता है।
साथ ही रिवीजन के टाइम पे 3 रिवीजन तो आपका टारगेट होना चाहिए, 2 to 3 रिवीजन। और रिवीजन आपको ये सोच के नहीं करना कि मुझे पुराना याद है या नहीं, आपको बस पढ़ने के लिए रिवीजन करनी है। अपने आप को टेस्ट करने का टाइम आपको मॉक टेस्ट में मिलेगा, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, पर रिवीजन आपको उसी तरीके से करनी चाहिए जिस तरीके से आपने प्रिपरेशन की है। रिवीजन आपको टेस्ट करने के लिए नहीं है, बस आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और ऐसा तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपके पास टाइम कम बचा है, चाहे जितना भी टाइम है, पर आपके पास टाइम तो है और उस टाइम को आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आपके पास 2 घंटे हैं तो 2-3 मिनट चलो सोच लो कि टाइम कम है, लेकिन उसके ज्यादा आपको अपने दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना। बाकी के जो टाइम बचा है उसमें आपको पूरा यूटिलाइजेशन करना स्टडी। और एग्जाम के लगभग कितने महीने पहले आपके हिसाब से कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि रिवीजन अच्छे से हो पाए? मिनिमम 2.5 महीना तो मिलना ही चाहिए आपको। मिनिमम 2.5 महीना मिलना चाहिए 8 पेपर के लिए, और जितना ज्यादा उतना बेहतर। हाँ जी। और स्ट्रेस मैनेजमेंट बताया आपने कि भाई आपकी तो आउटिंग करते थे, आउटिंग करके आते थे आप स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, भाई 2 दिन की आउटिंग कर ली हफ्ते में अगर लगातार पढ़ाई करी तो। और अच्छा, खाने पीने में कोई ध्यान रखा आपने एग्जाम टाइम के अंदर, रिवीजन टाइम के अंदर? क्योंकि खाना पीना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे कि क्या खा रहे हैं आप, क्या फूड खा रहे हैं। तो कोई हैवी फूड अगर आपने खा लिया, हाँ बिल्कुल लाइट, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक और स्मॉल मील्स लिया आपने, हैवी मील नहीं, ताकि भाई ऐसा ना हो कि नींद आ जाए या फिर बॉडी का एनर्जी लेवल कम हो जाए, ऐसा नहीं। हाँ जी। आपने तो लगभग सब कुछ बता दिया। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ही फेवरेट था फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग तो बहुत ही फेवरेट था क्योंकि वो मोस्टली लॉजिक बेस्ड है। लॉजिक बेस्ड है, सिचुएशन दी होती है और सिचुएशन को एनालाइज करके आपको सॉल्यूशन निकालना होता है, तो ऐसे सब्जेक्ट मुझे पसंद है। और वैसे भी जो कॉस्टिंग है ना, जैसे अब इंटर में कॉस्टिंग किया आपने, तो कॉस्टिंग कहीं ना कहीं जो बिजनेस में होता है ना, मतलब प्रैक्टिकल बिजनेस में जो होता है वो उसके ऊपर बेस्ड है। अब जब फाइनल में कॉस्टिंग करोगे आप, जब फाइनल में आप कॉस्टिंग करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि कॉस्टिंग पूरे का पूरा बिजनेस ही है। भाई कोई भी अगर बिजनेस खोलता है तो सोचना पड़ता है उसको पहले कि यार ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये पेन बनाते हैं, तो कितने का बनेगा पेन, कहाँ से इसका मटेरियल आएगा, कितनी कॉस्ट पड़ेगी, फिर वो कितने का बिकेगा। तो वो सारी कहानी आपकी कॉस्टिंग के अंदर आती है। तो जब कॉस्टिंग में आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो फ्यूचर के अंदर सीए बनने के बाद ये जो फील्ड है ना आजकल, बिजनेस डेवलपमेंट की जो फील्ड है, तो इस फील्ड में काफ़ी स्कोप भी है और कंपटीशन तो है ही नहीं। और अगर आपका इसमें आपको मतलब मोटिवेशन आ रहा है तो ये फील्ड एक ऐसी फील्ड जो खाली पड़ी है, मतलब कोई कंपटीशन नहीं है दूर दूर तक, कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो मतलब बेसिकली कंपनी के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बिजनेस है ना पूरा मैथमेटिक्स है, मतलब बिजनेस वैसा नहीं कि आपने कोई सामान खरीदा और बेच दिया, नहीं, पूरा प्रॉपर मैथमेटिक्स है, लॉजिक है उसके अंदर। ये इतने का ही क्यों बेचा मैंने, इतनी कॉस्ट ही मुझे क्यों पड़ी, ऐसे ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आपने किया होगा, मैं कितनी सेल्स करूं कम से कम ताकि लॉस ना हो, एक सिक्योरिटी मिले कि लॉस ना हो भाई मेरे को, उसके बाद प्रॉफिट की बात करेंगे हम। तो वैसे ही एक और टिप आप दीजिए कि भाई एग्जाम होता है ब्रेक इवन मार्क्स 50%, तो स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करे कि इतने मार्क्स तो कम से कम लेके आ ही जाए, उसके बाद फिर रैंक की बात करेगा बंदा, क्यों? और बाकी कुछ आप शेयर करना चाहते हो अपने हिसाब से, आपको कुछ शेयर करना चाहते हो? दिमाग तो बिल्कुल बंद हो गया, 2 दिनों से तक चल ही नहीं रहा, खुशी के मारे। ऐसा लगता है कि एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ गया, अब चैन से सोएंगे, पर रैंक आती है तो सारी नींदें हो जाती है। अक्सर लोगों की नींदें प्यार में उड़ जाती हैं, आपकी नींद अच्छे रिजल्ट में उड़ गई, लेकिन अभी पॉजिटिव, हाँ नहीं सही बात। और मजे की बात यह ना कि आपने जो मेहनत की आपको उसका रिजल्ट मिला, आपको फ्रूट मिला 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 उसका, तो ये बड़ी अचीवमेंट वाली बात है कि यार रैंक लाना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अब आप रैंक लाए तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है आपका ये कि सीए में रैंक, यहाँ पे स्टूडेंट पास होने के लिए सोचता है कि यार पास होऊंगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करूँ, वहाँ पे रैंक लेकर आएगा, तो मतलब वेरी बिग अचीवमेंट। और इसका इम्पैक्ट आपको आगे मिलेगा भी, आर्टिकलशिप में इसका बेनिफिट मिलेगा आपको।
कल को आप सीए फाइनल करोगे वहाँ पे भी रैंक लेके आओगे, फिर जॉब में जाओगे तो वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा आपको। तो कुल मिला के ये एक लाइफ अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं आप, लाइफ के बड़े बड़े गोल्स जब अचीव करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यार हाँ उस समय जो इंटर में रैंक आई थी उसका बेनिफिट मुझे फाइनेंशियली आज मिला है। हाँ जी। क्योंकि बंदे की ना एक स्पिरिट बन जाती है जीतने वाली। जो बंदा जी बार सर। बार जीतता है ना, जो बार बार जीतता रहता है, उसकी स्पिरिट बनती है कि जीतना है मुझे इस बार भी, यार हारना नहीं है मेरे को। और अगर वो हार भी जाए जी बाई चांस तो वो फिर तरीके से सोचता है कि मैं हार क्यों गया, मैं जीतूं कैसे। तो आप उस लाइन पर हो, मैंने जहां पर एक आपकी स्पिरिट बन जाएगी कि यार वो जीतना है हर बार, मतलब जीतना जी एक सर। हैबिट हो जाती है बंदे की। हाँ जी। तो वो है। तो चलिए आपका इंटरव्यू तो बहुत बढ़िया हुआ है और ये इंटरव्यू डलेगा यूट्यूब पर। और स्टूडेंट कोई अगर और भी क्वेश्चन पूछते हैं, हालांकि मैंने सारे पूछ डाले क्वेश्चन तो लगभग जो नॉर्मल होते हैं प्रिपरेशन संबंधित, फिर भी कोई क्वेश्चन अगर हाँ जी। पूछेंगे तो आपको फिर से करेंगे कनेक्ट और फिर से आपसे उनके सवालों का जवाब दिलवाएंगे। जी सर। और फ्यूचर के लिए बहुत बहुत मतलब बेस्ट विशेज। और आप बहुत थैंक यू मेहनत सो करो, मच। बहुत आगे बढ़ो, अपने पेरेंट्स का अपना बहुत नाम रोशन करो और ऐसे ही मेहनत करते रहो। बट लाइफ में ना कभी स्ट्रेस मत लेना। जैसे मान लो आपने एक बड़े पर्पज के लिए ट्राई किया, बहुत मेहनत की आपने, लाइफ में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो पर्पज अचीव ना हो या कम अचीव हो। जी जैसे आपकी रैंक 23 आई है, मान लो आपने टॉप 10 के लिए मेहनत की, नहीं आई टॉप 10 में, 23 आई, कोई बात नहीं, बट उससे निराश मत होना कभी, क्योंकि आप एफर्ट करते रहना बस, जी सर। तो बात तो बनेगी बनेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक और वीडियो के अंदर। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड वंस अगेन थैंक यू मैनी सो मैनी मच। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे दोस्त। रैंक थैंक यू सो 23, मच। 7 पेपर में एग्जामिशन और कॉस्टिंग में हाईएस्ट मार्क्स 97 लाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्त।